प्रभु की बड़ी कृपा रही है अयोध्या में। बड़ी लालसा रही लोगों की। हाँ। कि प्रभु विराजमान है तो कहीं न कहीं हाँ। कुछ खिलाया जाए यहाँ पर कमल वगैरह, लेकिन मुरझा गया बाबूजी। ऐसा है, कल चुनाव है, आज फिजा बदल जाती, लग गई, चलो अरे इसी को देना है, इसी को देना है, इसी को देना है, हो गया था। सिर्फ सड़कें बना देने से और विकास नहीं होता है। सिर्फ सड़कें बना देने के, ये कर देने से, वो कर देने से मेन समस्या है कि क्या, रोजगारी और शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने मतलब अपने समाज के लिए, अपने लिए, खुद के लिए या लोगों के लिए, तब तक सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे। और तब तक उस चीज के लिए जब हमें जानकारी ही नहीं होगी किसी चीज की, तो हम किसी से सवाल कैसे करेंगे। तो मैं नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दे के साथ हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में। वही फूलपुर विधानसभा क्षेत्र है जो अपने आप में हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में हमारी मौजूदगी फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में है। जीरो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने के लिए टाइम्स ऑफ बेला की टीम पहुंची है। और खास बात तो ये है कि ये हमारे पीछे लीलाहट दरियापुर फूलपुर प्रयागराज में रामलीला का मंचन हो रहा है। मुझे लगा कि यहाँ पे पहुंचना चाहिए और वहां के लोगों से बातचीत करना चाहिए कि प्रभु राम की कृपा किस ओर यहाँ पे बरसेगी, यानी कि राम के भक्त को, जो यहाँ पे राम भक्त हैं, वो किस ओर इस बार किस पार्टी की ओर अग्रसर करेंगे, या फिर किस पार्टी का चुनाव करेंगे, या फिर किस मुद्दे को लेकर इस बार फूलपुर में 13 नवंबर को जो चुनाव होगा, उपचुनाव, उस ओर मुख करेंगे। तो आइए, तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आज के इस एक्सक्लूसिव तस्वीर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक सीनियर बुजुर्ग बाबू समान है, पिता तुल्य है, वो जुड़े हैं टाइम्स ऑफ बेला के साथ। बातचीत करेंगे इनसे कि टीचर भी रह चुके हैं, क्या नाम है, कैसे, और राजनीति के क्षेत्र में इनकी क्या अपना मानना है, सरकार को लेकर ये क्या सोचते हैं, और आने वाले जो विधानसभा का उपचुनाव है फूलपुर के खास करके, वो इस फूलपुर चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है, जानने की कोशिश करें। क्या नाम है बाबूजी आपका? रामचरण पटेल। अच्छा, आज मैं आपके ग्राम सभा क्षेत्र में आया हूँ और मुझे लगता है बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके रामलीला मंचन पे मैं आगे पहुंच चुका हूं रिपोर्टिंग करने के लिए। तो क्या लगता है, आपके यहाँ 13 नवंबर को चुनाव होना है, तो इस बार क्या माहौल होने वाला है आपके ग्राम सभा क्षेत्र का, या कहें कि पूरे फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का? फूलपुर विधानसभा हो या कोई भी विधानसभा, जिधर प्रभु जनता ले जाएगी उधर जाएंगे लोग। कहते कुछ है, करते कुछ है, बूथ पर जाके हवा किधर बनेगी उधर हवा चली जाएगी। अब किसी के लिए कुछ फैक्ट नहीं कहा जा सकता कि यही होगा। हर इच्छा, हर जहां चाहेंगे वही होगा। जिधर हर चाहेंगे उधर जनता चाहेगी, जिधर जनता चाहेगी उसकी जय जय। प्रभु की बड़ी कृपा रही है अयोध्या में। बड़ी लालसा रही लोगों की। हाँ। कि प्रभु विराजमान है तो कहीं न कहीं हाँ। कुछ खिलाया जाए यहाँ पर कमल वगैरह, लेकिन मुरझा गया बाबूजी। ऐसा है, कमल मुरझाया नहीं। हाँ। अयोध्या विधानसभा सीट में कमल खिला है। और बाकी अगर मतदान कोई करने जाएगा तो एक से हो जाएगा सबको, ये अफवाह फैल जाएगी, कोई मतदान करने नहीं जाएगा। काहे बाबूजी, ये सब काहे फैला हुआ है? अफवाह लोगों की जान मार देती है। अब वही ऐसी अफवाह फैलाई जाएगी। अब वही रो रहे हैं, हम भी मतदान करके रोएंगे। गलत हो जाएगा तो रोएंगे हम। हाँ। कहीं तो क्यों रोना? हमको सही चुनाव करना है ना, फिर काहे को रोना? ऐसे कैंडिडेट को चुन ले कि दोबारा दिक्कतें आने लगी कि रोना पड़ जाए, ऐसी नौबत आ जाए। बहुत बढ़िया सवाल है, इसका बहुत छोटा सा उत्तर है। मेरा मत है कि मैं एक स्वाई को दे दूं, वोट जीत जाएगा, लेकिन और लोग नहीं देंगे तो मेरे देने से क्या होगा? बोलिए, आपकी चुनाव में कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। जी बिल्कुल नहीं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग, सारी मीडिया गलत हो गई एमपी के चुनाव में, और सारी मीडिया गलत हो गई हरियाणा के चुनाव में, और वहाँ कश्मीर के चुनाव में। कल चुनाव है, आज फिजा बदल जाती, लग गई, चलो अरे इसी को देना है, इसी को देना है, इसी को देना है, हो गया था। दिन भर फटफट कर रातों रात चेंज हो। अच्छा बाबूजी, आप एक बात आपको बता, जी जी जी, मैं 57 से पर्ची बांटने लगा घर में। मैं लोहिया जी से बहुत प्रभावित था और समाजवादी था सब दिन। चलिए, सही बात।
कुछ और साथी हैं, आज सिलसिले को बढ़ाने की कोशिश करें और साथी से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा डॉक्टर एमसी पटेल अमित भाई। अच्छा अच्छा, आपके मैं विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ, जी तो क्या मान के चलूं यहाँ की जनता और आपका मन किस विकास के मुद्दों के ओर अपनी गंगा को बहाएगा, या फिर यहाँ के जो लोग होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उनकी नैया को पार लगाएगा? तो कैंडिडेट जो मतलब जो है क्षेत्र का विकास करेगा हाँ, वही आगे जाएगा। हाँ, अब इसमें तो डिसीजन तभी होगा कि विकास कौन कर रहा है, हाँ। ये कंफर्म हो जाए पहले। विकास तो मुझे मेरा मानना यह है कि विकास तो जो सत्ता में रहेगा वही करेगा, और मुझे लगता है कि वो तो सही है। योगी जी भी की वापसी हो गई है, मोदी जी की वापसी हो चुकी है, और इसके पहले की जो सरकार चलाए हैं वो भी योगी जी मोदी जी चलाए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप बाखूबी जान चुके होंगे कि मेरे हक और अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है, या फिर मेरे लिए कौन ज्यादा बेटर होगा। मुझे लगता है कि आम जनता अब समझ चुकी होगी। तो मुझे लगता है कि अब आपको कुछ बताना चाहिए कि हाँ, इतने दिन से ये सरकारें रही, तो सरकार का रवैया कैसे रहा, आप क्या करते? देखिए सरकार का रवैया जो है, देखिए सरकार से तो हर एक आदमी खुश हो नहीं सकता। हाँ, ये तो जाहिर सी बात। क्योंकि जो है 50% लोग के लिए तो सही है, 50% के लिए मतलब भैया नहीं सही काम नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, हाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, हाँ लेकिन वो अपने ढंग से जो काम कर रहे हैं करीब करीब सही कर रहे हैं। कि मैं मतलब जो मोदी जी योगी जो कर रहे हैं। आम जनता क्या सोचती है? आम जनता देखिए सर, आम जनता को जो है सरकार सब हर एक व्यक्ति को नहीं खुश कर सकती। हाँ क्योंकि एक ग्राम का प्रधान पर्टिकुलर क्या सोचते हैं? पर्टिकुलर तो देखिए सर, विकास तो जो दिखाई देता है वो तो बीजेपी से ही दिखाई देता है। 101% उसमें कहने की बात नहीं। मतलब बीजेपी सरकार में विकास? अरे अब जहाँ हमको इतने पानी में जाना पड़ता था, घुटने भर पानी में जाना पड़ता, आज हमको जो है जब मतलब 4 पहिया और ट्रक लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, गाँव गाँव पहुँच जाते हैं। हाँ और कोई सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ कि जो है हम हर गाँव में जो पक्की सड़कें पा जाएंगे। क्योंकि सड़क के साथ साथ मुझे मानना है कि रोजगार की भी बेहद जरूरी होगा, या फिर शिक्षा भी बेहद सरकार जरूरी। तो मतलब प्रयास ही कर रही है कि मतलब जो है रोजगार दें, लेकिन वो दूसरे ढंग से रोजगार दे रही है। सवाल ये भी उठता है ना कि क्योंकि जो है दिन से आप सत्ता में रहे, कब रोजगार को सर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रोजगार को दे रही है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मतलब वेतन मान कम करके जो है रोजगार दे रही है। लोगों को पसंद नहीं है वो चीज। हाँ भैया शिक्षा मित्र है, वो जो है एडहाक पे है। हाँ और जो भी मतलब हर एक जो रेलवे हो, हाँ उसको भी मतलब जो कंट्राक्ट मतलब दे चुके हैं, ठेके पे रख दिया जा रहा है। हाँ वो ठेकेदार अपने ढंग से पैसा दे के सरकार को मतलब संस्था को चला रहा है। हाँ क्या रेलवे चल नहीं रही? रेलवे चल रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट को उसमें फायदा तो है, क्योंकि जो तनख्वाह उसको 1 लाख रुपए देना था, 50 में काम अपना कर ले रही है। तो संतुष्ट हैं आप बीजेपी सरकार? सर संतुष्ट मतलब हम तो भाई संतुष्ट हैं फिलहाल, इसमें कहने की कोई द्वारा नहीं। चलिए आइए युवा साथी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं अखिलेश सिंह दरियापुर फूलपुर प्रयागराज का निवासी हूँ, और मैं एक युवा होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगा कि युवा के ज्यादा दर्द और पीड़ा रहती युवाओं है। की हाँ सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में युवा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे देश में युवाओं की संख्या है, और आने वाले 2040 तक युवाओं की ही संख्या बरकरार रहेगी। तो युवाओं की बहुत सी समस्याएं हैं, खासकर उनको रोजगार को लेके, नौकरी को लेके और तमाम समस्या है। तो देखिए सरकारें क्या है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सरकारों में क्या है ना कि उसमें जातिवाद, धर्मवाद और ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ सड़कें बना देने से और विकास नहीं होता है, सिर्फ सड़कें बना देने के, ये कर देने से, वो कर देने से। मेन समस्या है कि क्या रोजगारी और शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने मतलब अपने समाज के लिए, अपने लिए, खुद के लिए या लोगों के लिए तब तक सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे, और तब तक उस चीज के लिए जब हमें जानकारी ही नहीं होगी किसी चीज की, तो हम किसी से सवाल कैसे करेंगे। तो मेन है कि शिक्षा, जो भी सरकार आए, हमारी सबसे बस यही अनुरोध है सभी से कि शिक्षा पर और युवाओं के रोजगार पर अत्यधिक ध्यान दिया जाए। सड़कें बनी, और काफी बीजेपी की सरकार में काफी काम अच्छे हुए, सड़कें बन गई, बिजली का काम हुआ, सब कुछ सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है, इस चीज के लिए मैं बहुत तारीफ करता हूं। लेकिन रोजगार कहाँ है? आज का हर एक युवा रोजगार के लिए परेशान है। रोजगार आप नहीं दे पा रहे हैं तो ठीक है, कुछ ऐसे साधन उत्पन्न कीजिए जिससे रोजगार हो। जैसे आपने कौशल विकास योजना लाया, उसमें काफी युवाओं को पढ़ने का मौका मिला, अवसर मिला, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने उसका रिप्लेसमेंट कहाँ किया? वो
पढ़ाई तो किए, कौशल विकास योजना से आपने उसको सिखा दिया, एक उनके अंदर हुनर डेवलप कर दिया, लेकिन उस हुनर को लेके जाके आज वो आपने कुछ संस्थानें चलाई, कौशल विकास योजना चलाएं, सर्टिफिकेट दिए, सब कुछ दिए, लेकिन उस सर्टिफिकेट का कोई महत्व ही नहीं है। समाज में हम ले जा रहे हैं, हमें जैसे हमने सर्टिफिकेट लिया ब्लड बैंक टेक्नीशियन का, बीबीटी का, लेकिन उस सर्टिफिकेट पे बिहार पे हम किसी से नौकरी मांगने जा रहे हैं ब्लड बैंक में, तो कह रहा है कि ये क्या है, इस सर्टिफिकेट को फालतू फेंक दो, क्योंकि मुझे डिप्लोमा होल्डर चाहिए, मैं उसी को ही अलाउ करूंगा। तो फिर आपने ये स्किल डेवलपमेंट करके हम लोगों को ये सर्टिफिकेट करके क्या हुआ, इसका कोई लाभ हुआ? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए आपने बहुत सारी स्कीमें चलाई, लेकिन उस स्कीम को वो जानकर, सीखकर खुद के लिए, उनके लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन वो उस स्कीम का, उस सर्टिफिकेट का उपयोग कहाँ पे करें? अब आपने गवर्नमेंट वैकेंसी निकाली, उसमें लैब टेक्नीशियन के लिए निकाल दिया कि आपने SGPGI जैसे बड़ी संस्था है लखनऊ में, तो आपने उसके लिए वैकेंसी, वहां पे आपने डिप्लोमा होल्डर को हटा दिया। आपने बोला कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ BSc MLT वाले ही फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो क्या DMLT वाले अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म को? आखिर क्यों? तो आप ही की संस्था उनको DMLT वाले को दे रही है, BSc MLT डिग्री आप दे रहे हो, तो एक जगह वो मान्य है, एक जगह वो मान्य क्यों नहीं है? भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आज उस संसाधन से नहीं परिपूर्ण हूँ कि मैं DMLT BSc MLT कर सकूं या हाई लेवल की डिग्री ले सकूं। आज शिक्षा हमारे MBBS करने जाओ और डिग्रियां लेने जाओ तो 1-1 करोड़ रुपए फीस है उसकी, तो ये आम आदमी कैसे वहां तक जा पाएगा? तो सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, रोजगार के साथ साथ सारी चीजें का विकास होना चाहिए, और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, धर्मवाद, जातिवाद को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ठीक है, मानवतावाद होना चाहिए, जो कि जिससे समाज और जन का सारा कल्याण हो और लोगों की भलाई हो। मैं मान के चलो आज मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में दरियापुर, फूलपुर में आकर आप लोगों ने इतनी जमीनी स्तर से आपने लोगों की बातों का उजागर किया और हमारी बातों को आगे ले जाके ऊपर तक पहुंचाया। और आज बहुत ही शुभ अवसर है, जीवनदान चैरिटेबल ब्लड सेंटर के माध्यम से ब्लड बैंक का भी एक शिविर लगाया गया है, जो कि ये जागरूकता के लिए से लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग भी यही कर रहे हैं, स्वास्थ्य चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से लोगों को फैला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ताकि समाज का कल्याण हो। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने से अच्छा है उनको शिक्षा दे, ज्ञान दे, जिससे लोगों को जागरूकता बढ़े। धन्यवाद। तो ये युवा हैं, इनसे मुझे लगता है कि तमाम उन लोगों को सीखना चाहिए कि आखिरकार मुद्दे क्या हैं, बुनियादी मुद्दे क्या हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। आज जो व्यवस्था बनी हुई है, लंबी चौड़ी बातें नहीं करता क्योंकि जीरो ग्राउंड से ये बातें निकल के आ रही हैं। जनाब सड़कें बना देने से विकास नहीं होगा, बिजली पहुंचा देने से विकास नहीं होगा। विकास तब होगा जब किसी गरीब परिवार का वो बच्चा, वो पिछले पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति, जो शिक्षित होगा, जो कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में पहुंचेगा, उसके यहाँ नौकरी होगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। क्योंकि जब तक वो शिक्षित नहीं होगा, तब तक वो अपने हक, अधिकार या फिर योजना, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक वो जान नहीं सकता। सड़कें बना देने से वो कुछ जानेगा थोड़ी ना। कि सड़कें बना देने से मुझे लगता है कि कोई जान लेगा कि सरकार की ये योजना है। नहीं जनाब, जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक ये नहीं जान पाएगा कि आखिरकार सरकार की कौन सी योजनाएं हैं और किन योजना के तहत हमको रोजगार मिल सकता है, या फिर किन योजना के तहत मैं अपने नए नए व्यवसाय की या फिर उत्पत्ति कर सकता हूं, या फिर व्यवसाय कर सकता हूं, या फिर इस स्किल डेवलपमेंट को मैं सीख लूं तो मैं इस तरीके से अपने क्षेत्र में मुझे लगता है कि अपना रोजी रोटी कमा सकता हूं। मुझे लगता है इस युवा के अंदर वो बोलने की कला है और वो समझने की कला है। मुझे लगता है कि ऐसे ही तमाम युवा को समझना चाहिए कि सत्ता, सरकार, शासन चाहे जिसकी हो, XYZ, चाहे सपा की रही हो, चाहे मायावती की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन सरकार में जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि अलगाववाद, जाति धर्म से उठ करके कहीं ना कहीं कार्य करे, चाहे जो सत्ता में रहे। आज अलगाववाद देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि रोडे, सड़कें, बिजली, ये जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, इसमें 5 उंगलियां, अगर अभी हमें कुछ भी उठाना हो तो हमें 5 उंगलियों का प्रयोग करना है। रोड, सड़कें, बिजली, मान लीजिए आपके एक हाथ की 2 उंगलियां होगी, लेकिन उसके साथ में शिक्षा, हॉस्पिटल और जन कल्याण, समाज में से जातिवाद को हटाना, मतलब हमें हर एक चीज को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके हमारा एक जो है युवा और जो हमारा देश है वो आगे बढ़ पाएगा। आप मानते हैं कि वर्तमान सरकार में जातिवाद चरम सीमा पे है? जातिवाद बिल्कुल, उसमें देखिए जातिवाद क्या होता है, चरम सीमा पे।
जातिवाद है तभी तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं कुछ फॉर्म कुछ डिग्रियों में ऐसा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ कि जिसमें उन्होंने क्या काम किया कि जैसे एक मार्क होता है कि इतने तक मार्क्स तक ये इनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन उसमें ठाकुरों और पंडितों को सबसे आगे रखा गया। हाँ, तो ये काली सच्चाई है, देख लीजिए और जनाब। सभी को आगे लेके जाना चाहिए, सभी का विकास होना चाहिए, यही नहीं कि मानते हैं चलिए ठीक है समाज में कोई भी आगे बढ़े, हम उससे किसी जाति किसी अपने दम पे आगे बढ़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक चीज को आपको बराबर लेके चलना पड़ेगा। बढ़ता है तो ये हाँ, कहीं नहीं बिल्कुल हाँ, सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बाकी चाहे वो ठाकुर हो पंडित हो किसी भी निम्न कास्ट जाति का हो, अपने स्किल पे अपने दम पे आगे बढ़े, उसके लिए मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, या बसपा या XYZ किसी की भी सरकार। आपके विधानसभा फूलपुर में अभी उपचुनाव होना है 13 नवंबर को, लगता है कि चुनाव धड़ल्ले से पड़ेगा। तो देखिए हमारी युवा समझदार है, उसको पता है कि हमें किसको ले आना है, किसको आजादी के 78 साल से यही बयानबाजी तमाम युवा जन दे रहे हैं, हमारे युवा समझदार हैं, युवा समझदार है। नहीं आप वो ठीक है, एक बोलना एक, अब देखिए अब क्या हुआ कि जैसे कि धीरे धीरे समय के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है, तो अब क्या है कि लोगों को जैसे एक सत्ता में रहने के बाद आदमी हर एक चीज को समझ जाता है, जैसे एक परिवार में रहने के बाद आदमी घर को माँ बाप को समझ जाता है, गांव में रहने के बाद अपने ग्राम विकास प्रधान को अधिकारी को हर एक चीज को समझ, वैसे युवा जो है वो अपने यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबके बारे में समझते हैं, सबको देखकर युवा समझ गया है 10 सालों में कि अब मुझे आगे क्या करना है, उन्हें लाना है या किसी और के लाना है, युवा खुद से करेगा और ये इसका सारा नतीजा आपको 13 तारीख को देखने को मिल जाएगा। 13 तारीख महाकल्याण का दिवस होगा, जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि विधानसभा में किसको भेजना है यहाँ से। बाकी युवा की जो बातें हैं अगर आप सुनेंगे, बारीकी से सुनेंगे, जिन्होंने बातों बातों में वो बातें भी निकाल करके न्यूज मीडिया के चैनल के माध्यम से रख दी है कि आखिरकार वो किस ओर इस बार वोटिंग करेंगे, तो तमाम वो साथी तमाम वो जन जो मैं लीलाहाट दरियापुर में हमारी मौजूदगी थी, वहां से तस्वीरें ये निकल के आ रही हैं, और ये फूलपुर की विधानसभा की हॉट सीट है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो डिप्टी सीएम है मौर्य जी, यहाँ से भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में हॉट सीट है, और इस पे पैनी नजर बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के भी लोग और तमाम अन्य दल के लोग। तो ये खबर थी, मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए थी, बेहद जरूरी था। जीरो ग्राउंड से हमने आज इस खबर को दिखाया है। आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर साझा करिएगा।